बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली यू विल बी इन ए वेरी गुड हेल्थ। और स्टूडेंट्स, आज के स्टडी सेशन में मैं आपके साथ जॉन डन का एक और मशहूर ज़माना एक नज़म है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस पोएम की जो बैकग्राउंड है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ ही साथ जहाँ ज़रूरी हुआ मैं आपके साथ इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी साथ साथ कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगाइए ताकि आपकी विजिबिलिटी ज़रा बेहतर हो, क्योंकि जिस फॉर्मेट में मैं वीडियोस बनाता हूँ उसमें ये रोटेशन के ऑप्शन पे लगा हुआ मोबाइल जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर इसकी विजिबिलिटी फ्राहम करता है। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आज जॉन डन की इस खूबसूरत और एक मोहब्बत के हवाले से लिखा गया जो गीत है, अपनी महबूबा या अपनी महबूब बीवी के लिए जॉन डन ने लिखा था। याद रहे स्टूडेंट्स के इस गीत को 1633 में पब्लिश करवाया गया था। जॉन डन के जो एक मजमूआ कलाम था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में। जितनी भी नज़में आपको मैंने जॉन डन की अभी फ़िलहाल पढ़ाई हैं वो सारी जॉन डन के इसी मजमूआ से ली गई हैं, इसी कलेक्शन से ली गई हैं, सॉन्ग्स और सोनेट्स में से। तो उसमें ये नज़म भी शामिल है जो कि जॉन डन की वफ़ात के कोई 2 साल बाद जो है इसको पब्लिश करवाया गया था। याद रहे जॉन डन की जो वफ़ात है वो 1631 में हुई थी, और 1633 में जॉन डन का ये फिर मजमूआ कलाम उनकी वफ़ात के बाद जो है वो शाया करवाया गया था, जिसमें जॉन डन का ये मशहूर ज़माना गीत नज़म शामिल है। स्टूडेंट्स, इस नज़म की बैकग्राउंड भी वैसी ही है जैसा कि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जॉन डन जो है वो उन्हें किसी सफ़र पे जाना था, और उस दौरान जॉन डन की बीवी जो है वो अपने कुछ फियर्स और अपने खदशात उनका इज़हार कर रही थी। जैसा कि आपको मैंने लास्ट उनका जो लेक्चर आपको मैंने दिया था जिसमें पोएम थी योर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर द वेरीनेस ऑफ दी, यानी है मेरी महबूबा मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे उकता गया हूँ। जैसे कि उस सॉन्ग्स में आपको मैंने बताया था, यहाँ पे भी जॉन डन जो है वो अपने कुछ रोने के हवाले से और ख़दशात जो हैं उनके हवालों को उनको डिस्पेल करने के लिए ये जॉन डन जो है ये लिख रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि जॉन डन जब भी अपना कोई ये जितनी भी आपको मैंने 4 से 5 पोएम्स अब तक डिस्कस की हैं उन सब में अब देखेंगे कि जॉन डन जिससे भी मुखातब होता है, चाहे वो उसकी महबूबा बीवी हो, चाहे वो उसकी महबूबा हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो, जॉन डन के सामने वो एज ए साइलेंट स्पेक्टेटर, एज ए लिसनर मौजूद होता है। और जॉन डन जो है वो फिर अपना जो कलाम है वो सारी अपनी जो बातें हैं वो उनसे करता चला जाता है, और जो पॉइंट ऑफ व्यू जॉन डन पेश करना चाहते हैं या जिस पॉइंट को साबित करना चाहते हैं उसको प्रूव करना चाहते हैं उस पे मुख्तलिफ तरह की दलीलें देते हुए आर्गूमेंटेशन, इसे हम कहते हैं आर्गूमेंटेशन, आर्गूमेंटेटिव स्टाइल कहते हैं, उस स्टाइल में वो बात करते चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस नज़म को जब हम देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जॉन डन जो है वो चूँकि एक मेटाफिज़िकल पोइट हैं, और यही वजह है कि वो मुख्तलिफ़ सोर्सेज से मुख्तलिफ़ जो एल्यूजन्स हैं और रेफरेंसेस हैं उनका बहुत हवाला देते हैं, और इसके साथ साथ इमेजेस और जो कंसीट्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि पढ़ने वाला जो है अनोखे इमेजेस और इस अनोखे कंपैरिजन से और इस तरह के अनोखे किस्म के जो मेटाफर्स होते हैं, सिमिलीज होती हैं, उनसे चौंक जाता है। और ये फीचर तमाम ही मेटाफिज़िकल पोइट्स का रहा है, जैसा कि हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं ये नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको जॉन डन एज ए मेटाफिज़िकल पोइट डिस्कस करूँगा, या मैं आपको शेयर करूँगा कि जॉन डन एज मेटाफिज़िकल पोइट भी, और साथ ही साथ मेटाफिज़िकल पोइट्स या मेटाफिज़िकल पोइट्री पे एक मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बल्कि पहले एक बनाई हुई भी है, आप उससे भी इस्तेफादा करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, बहुत बातें हो गई, लेकिन ये ज़रूरी होता है समटाइम्स स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। तो आइए नज़म का आगाज़ करते हैं। इस नज़म में जॉन डन जो है अपनी महबूबा या अपनी महबूब बीवी से मुखातब है, और वो कहते हैं कि लेट मी पोर फोर्थ, ये पावर लफ्ज़ है, POWERE, जेनवन जो टेक्स्ट है उसके अंदर ये एंड पे ई भी है, तो ये पावर का मतलब पोर है, POUR, पोर फोर्थ। पोर फोर्थ होता है FORTH, ये स्पेलिंग गलत है, माजरत। लेट मी पोर फोर्थ, लेट मी पोर फोर्थ का मतलब ये हो गया कि मुझे बहा लेने दो। पोर का माना उंडेलना होता है, डालना होता है, आप जानते हैं जैसे बारिश होती है तो उसके कतरे गिरते हैं तो उसको रेन डॉन पोर कहते हैं। तो यहाँ पे लेट मी पोर फोर्थ का मतलब ये हो गया कि मुझे बहा लेने दो, लेट मी पोर फोर्थ, मुझे बहा लेने दो। तो यहाँ पे ऐसे जैसे रोने के लिए बंदा परमिशन मांगता है ना, लेट, तो लेट का इस्तेमाल किया जॉन डन में, लेट मी पोर फोर्थ,
मुझे आंसू बहा लेने दो। ये देखो मुझे बहा लेने दो, यहाँ मैंने आपके लिए उर्दू इसकी वजाहत कर दी है। बहुत से स्टूडेंट्स जिनको जॉन डन के जो उस दौर का जो ये स्टाइल है, इस तरह की जो वर्डिंग्स हैं और जॉन डन की जो डिक्शन है, उसको समझने में दिक्कत होती है। तो दैट्स मैंने साथ इसकी लाइन ब लाइन जो है कोशिश की है कि कहीं जगह पे लफ्ज़ी इसका माना आपके लिए लिख दूँ और कई जगह पे मैंने वहाँ पे इसको मफ़हूम जो अदा होती है जॉन डन की लाइनों से, उस मफ़हूम को मैंने साथ डिस्कस किया है। सो लेट मी पोर फोर्थ के साथ इन लाइन्स का किस लाइन का कनेक्शन है? लेट मी पोर फोर्थ, मुझे बहा लेने दो, माई टीयर्स, अपने आंसू, यानी मुझे अपने आंसू बहा लेने दो, बिफोर दाई फेस, अपने चेहरे के सामने, यानी जब तक तू मेरे सामने, हम फेस टू फेस बैठे हैं, जब तक मैं तेरे सामने हूँ। बिफोर दाई फेस का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जब तक हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं, मुझे आंसू बहा लेने दो। वायलेस्ट आई स्टे हियर, और जब तक मैं यहाँ क़याम पजीर हूँ, यानी जाने से पहले, यानी जाना तो मैंने है ही है, लेकिन जब तक मैं तेरे सामने मौजूद हूँ मुझे रो लेने दो। और इस यानी महबूबा को सामने बिठा के रोने का क्या मकसद है, जॉन डन बताना चाहते हैं कि इस तरह से जो रोना है वो कैसा है, वो जॉन डन बताते हैं कि फार क्योंकि, या फार का मैंने क्योंकि है, फॉर दाई फेस कॉइन्स दैम, क्योंकि तेरा चेहरा उन्हें ऐसे बना देता है जैसे सिक्के होते हैं। अब ये एक अनोखा इमेज इस्तेमाल किया, आप नोट कीजिए कि कितना स्ट्रेंज किस्म का सिक्का साजी। हम जानते हैं ये कॉइनेज, यानी इसको मिंटेज भी कहते हैं, कॉइनेज भी कहते हैं। तो इस तरह सिक्का साजी से ये इमेज ले लिया है। इसकी वजह यह है कि जॉन डन ये कहना चाहता है कि जब हम एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं तो मैं तुम्हारी आंखों में नज़र आता हूँ और तुम मेरी आंखों में नज़र आती हो, और जब मैं आंसू बहाता हूँ तो तेरा अक्स उन आंसुओं में छप जाता है, उन आंसुओं में नक्श हो जाता है। तो इसीलिए वो ऐसे ही बन जाते हैं जैसे एक आम धात होती है, मेटल होती है, और उसके ऊपर किसी किंग या क्वीन या प्रिंस या प्रिंसेसेस की पिक जो है, तस्वीर जो है वो एम्बॉस कर दी जाती है, लगा दी जाती है, मोर सबत कर दी जाती है। और जैसे फिर उस आम धात की वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी कदर बढ़ जाती है, कहता है ऐसे ही मेरे आंसुओं की भी कदर बढ़ जाएगी अगर मैं तुम्हें सामने बैठा कर रोऊँगा। यानी फॉर दाई फेस, क्योंकि तेरा चेहरा जो है कॉइन्स दैम, उनको सिक्के बना देता है, कॉइन या वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ कॉइन्स दैम, एंड दाई स्टैम्प दे बियर, और यूँ तेरी शबिया उसके ऊपर जो है वो छप जाती है, या वो अपनी तेरी शबिया जो वो अपने साथ ले लेते हैं। बियर का माना यहाँ पे हामल होना होता है, साथ उठाना होता है, यानी, और यहाँ पे मैंने उर्दू में वजाहत कर दी है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा मेरे आंखों पर अपनी मोहर लगा देता है और उन्हें सिक्का बना देता है, और यूँ वो भी कीमती बन जाते हैं। एंड बाय दिस मिंटेज, और सिक्का साजी से, ये मिंटेज, ये सिक्का साजी का जो अमल है इसको मिंटेज कहते हैं। एंड बाय दिस मिंटेज दे आर समथिंग वर्थ, वो भी किसी कदर किसी हद तक अहमियत के हामल हो जाते हैं। सो बाय दिस मिंटेज दे आर समथिंग वर्थ। तो आप नोट कीजिए, ये फोर्थ है, ये वॉर्थ है, और फिर ये हेयर है, फिर ये आर है, ये सारे जो है ये जैसे आपको मैंने बताया था कि इसकी जो राइमिंग स्कीम जो जॉन डन की, वो नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ में जॉन डन की जो राइमिंग स्कीम है, जब इस पोइम का मैं क्रिटिकल एनालिसिस करूँगा तो आपको उसकी मैं राइमिंग स्कीम के ऊपर भी ज़्यादा डिटेल के साथ आपको मैं बताऊँगा। इसके बाद जॉन डन कहते हैं कि फार दस दे बी, यूँ मेरे ये जो आंसू हैं, फार दस दे बी, यानी यूँ मेरे बेकदर आंसू जो हैं तुम्हारी शबिया के हामल बनकर अहम बन जाते हैं। प्रेग्नेंट ऑफ दी का मतलब होता है कि जब वो तेरी शबिया ले लेते हैं, जब वो तुम्हें अपने अंदर ले लेते हैं, तो यूँ जो है वो भी बन जाते हैं, अहमियत के हामल बन जाते हैं। और फिर अगली लाइनों में जॉन डन, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स के, जॉन डन के इस पोइम के अंदर 3 स्टांजाज हैं, और हर स्टांजा जो है उसमें 9 लाइन्स हैं, यानी 9 लाइन्स का एक ईच स्टांजा बनता है। ये 27 लाइन्स पर मुश्तमिल ये एक पोइम है, डिटेल पोइम है। फिर कहते हैं कि फ्रूट्स ऑफ मच ग्रीफ दे आर, और कहता है कि वो बहुत ज़्यादा गम का समर होते हैं। वैसे भी आंसू आते तभी हैं जब उसके पीछे जज्बात होते हैं। तो जॉन डन भी यही कह रहा है कि ये मेरे गम का एक मज़र हैं, मेरे गम का एक इजहार हैं, और ये मेरे गम का ही एक फल है, समर है। फ्रूट्स ऑफ मच ग्रीफ, वो काफ़ी गम का समर है। दे आर एम्बलम्स ऑफ मोर, और वो इस बात की भी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो इंडिकेशन कर रहे हैं कि अभी गम और बढ़ेगा। यानी एक तो ये मेरे जो आंसू हैं ये मेरे गम का एक समर हैं, और साथ ही साथ वो ये है कि वो एम्बलम्स हैं, इंडिकेशन हैं, सिंबल हैं, अलामत है मोर के भी गम और ज़्यादा होगा। वैन अ टीयर फॉल्स, तो कहता है कि जब ये आंसू गिरता है तो दो फॉल्स विच इट बोर, तो तुम भी उसके साथ ही गिरती हो, तुम उसके साथ ही
गिरती हो, विच इट बोर जिसने तुम्हें उठाया होता है या जिसमें तुम मौजूद होती हो। विच इट बोर का मतलब ये होगा कि जिसने तुम्हें साथ उठाया होता है। और सो दाउ एंड आई आर नथिंग, और कहता है कि तुम और मैं उस वक्त कुछ नहीं होते। देन वैन ऑन डाइवर्स शोर, इसलिए जब हम एक दूसरे के बगैर रोएंगे या मैं तुम्हारे बगैर रहूँगा, तुम्हारे सामने बैठ के या तुम्हें सामने बैठा के नहीं रहूँगा, तो फिर उस वक्त जो है उनकी कोई कदर कीमत नहीं होगी, वो कुछ भी नहीं होते हैं। सो दाउ आर नथिंग देन वैन ऑन डाइवर्स शोर। डाइवर्स शोर होता है जब एक दूसरे से दूर होना, एक दूसरे से परे होना, मुखालफत सिमत में होना। डाइवर्स अशोर का मतलब आप डाइवर्ट जानते हैं, डाइवर्ट से डाइवर्स अशोर। शोर का माना आप जानते हैं दूर होना, साहिल समंदर, वैसे शोर को कहते हैं। तो यहाँ पे जॉन डन ने अपनी महबूबा से इजाज़त चाहिए है रोने की, और ताकि उसके सामने बैठा के वो रोए। तो अपने सामने बैठा के रोने का जो मकसद है, एम है, उसको भी जॉन डन ने उसकी वजाहत कर दी है। इसके बाद दूसरा स्टांजा, जी स्टांजा नंबर 2 है। इसमें जॉन डन जो है वो बताते हैं, उन्होंने एक और जो है एक कंसीट जो है वो इस्तेमाल किया है, और एक और रेफरेंस जॉन डन ने इस्तेमाल किया है जो कि हैरान कुन हद तक होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉन डन एज ए मेटाफिजिकल पोइट हम जब डिस्कस करते हैं तो जॉन डन ऐसे ही रेफरेंसेस इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट सारे ही जितने ही ये मेटाफिजिकल पोइट्स उस दौर में, हम 1600 समथिंग की बातें कर रहे हैं, जो कि एक ज़माना था, उस ज़माने में ऐसी ही शायरी किया करते थे जिससे कि पढ़ने वाला चौंक जाए, हैरान हो जाए। फिर कहता है कि ऑन ए राउंड बॉल, और कहता है एक गोल गेंद पर, यानी खाली गोल गेंद होता है, उसके ऊपर जब नक्शा साज जो है, वर्कमैन यहाँ पे नक्शा साज होगा, नक्शा नवीस होगा, नक्शा बनाने वाला होगा। कहता है कि जब उसके ऊपर कारागरी करता है, काम करता है, लाइनें खींचता है, ड्रॉ करता है लाइन्स वगैरह, तो उससे क्या होता है कि उससे एक नई दुनिया बन जाती है। और जो थोड़ी देर पहले एक बॉल कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही वो एक नक्शा जो है वो जब बन जाता है तो वो बड़ी कदर कीमत का हमल, और उसको पूरे के पूरे बर वो ड्रॉ कर देता है, खींच देता है। ऑन अ राउंड बॉल, एक गोल गेंद पर, अ वर्कमैन दैट हैज़ कॉपीज बाई, एक नक्शा बनाने वाला जिसके पास दुनिया के नक्शों की कापियाँ होती हैं, कैन ले बना सकता है, या ले का माना रखना नहीं है, ले का माना बनाना है। एंड यूरोप, यानी उसके ऊपर यूरोप बना सकता है, अफ्रीका बर अज़म बना सकता है, एंड एशिया, और एक बर अज़म एशिया उसके ऊपर ड्रॉ कर देता है, बना देता है। और कुछ नहीं होता, लेकिन एकदम से वो क्या करता है कि लाइनें ड्रॉ करता चला जाता है, और उससे क्या है कि ये इस तरह बर अज़म जो वो उसके ऊपर तख्लीक होते चले जाते हैं, और यूँ एक नक्शा बन जाता है। एंड क्विकली मेक दैट विच वॉज नथिंग ऑल, और फिर जल्दी से वो बना देता है जो कि थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं था। देखो ना, यहाँ पे मैंने लिखा, और जल्दी उस चीज़ को कारामद बना देता है जो पहले कभी कुछ भी अहम नहीं था। और फिर दुनिया का नक्शा किस कदर इम्पोर्टेंट बन जाता है गाइडेंस के लिए, रहनुमाई के लिए, इंडिकेशन के लिए। तो यूँ जॉन डन जो है इसका जिक्र करते हुए यहाँ पे बताते हैं। इसके बाद जॉन डन जो है वो बताते हैं कि एंड क्विकली सो डॉट ईच डियर, और कहता है यही काम जो है हमारा एक आंसू, मेरा एक आंसू जो है वो करता है। सो डॉट, डॉट मीन डज होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोज़ में भी। उस ज़माने में जो राइटिंग्स होती थी, जो वोकेबलरी इस्तेमाल की जाती थी, या जो इस तरह डिक्शन इस्तेमाल की जाती थी, वो कुछ इस तरह थी। ये डज जो है ओल्ड इंग्लिश में डॉट है। सो डॉट, सो डज ईच टीयर, और यही काम जो है हर आंसू करता है। विच दी डॉट वियर, जिसने तुम्हें अपने साथ मुंसलिक किया होता है, या जिसमें तुम्हारी शबिया होती है, जिसमें तुम होते हो। तो ये शुरू से जो पहला स्टांजा था, उस स्टांजे से एक बार फिर जॉन डन ने इसका तल्लक जोड़ा हुआ है, और कहता है कि हर आंसू में चूँकि तुम मौजूद होती हो, उसमें तुम्हारी शबिया मौजूद होती है। तो यूँ ये भी ऐसे ही अहमियत का हमल बन जाता है। मेरा आंसू भी जैसे दुनिया का ये नक्शा नवीस जो है वो गोल गेंद पर, खाली बॉल पे बहुत कुछ ड्रॉ कर देता है, और वो अहमियत का हमल बन जाता है। ग्लोब, ये वर्ड, और कहता है ये एक ग्लोब ही है। जी हाँ, ये या का मतलब जी हाँ, ये वर्ड, ये दुनिया ग्लोब ही बन जाती है बाय दैट इम्प्रेशन को, और इससे इस तरह का ही तासुर मिलता है, इस तरह का ही इम्प्रेशन मिलता है। इसके बाद कहता है कि टेल दाई टीयर्स मिक्सड, ये टीयर्स और मिक्सड अलग अलग लफ्ज़ है। मिक्सड, मिक्स होता है, मिक्स होना, यहाँ तक कि तुम्हारे आंसू मिक्स हो जाते हैं विद माइन, मेरे आंसुओं के साथ। यहाँ तक कि जब तुम्हारे आंसू मेरे आंसुओं के साथ मिल जाते हैं, दो ओवरफ्लो, यानी यहाँ तक कि तुम्हारे आंसू मेरे आंसुओं के साथ मिलकर एक ऐसा सैलाब ले आते हैं। डू, डू ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का माना आता है ज़रूरत से ज़्यादा, जब कुछ चीज़ भर जाती है तो ओवरफ्लो हो जाती है, तो उसके लिए सैलाब, यानी ये फ्लडिंग इसको हम कहते हैं। तो ओवरफ्लो का ये हवाला जॉन डन ने यहाँ पे दिया है। दिस वर्ड बाई वाई वांट फ्रॉम दी माई हैमर्स डिजॉल्व, सो ये वेस्ट है, ये वेस्ट
और जो कि इस दुनिया को तुम्हारी तरफ से भेजे गए पानी से जो मेरे लिए जन्नत को बहा के ले जाएगा। सो दिस वर्ल्ड बाई डोर बाई वाटर का लफ्ज़ ये बाय दिस वर्ल्ड, और ये दुनिया कहता है ये जो मेरी दुनिया है जो मेरे लिए जन्नत से कम नहीं है, यू नो माई हेमन लिखा हुआ। दिस वर्ल्ड का तल्लक इस माई हेमन से है कि ये दुनिया जिसका तल्लक जो मेरे लिए एक जन्नत से कम नहीं है, बाय वाटर्स, और कहता उस पानी से, सेंट फ्रॉम दी। यहाँ वाटर का मतलब आंसुओं का पानी है यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे शायर ने एग्जेजरेशन इस्तेमाल की है। जॉन डन की नज़मों में एग्जेजरेशन की टेक्निक भी आपने देखी थी कि जॉन डन जो है वो एज ए मेटाफिजिकल पोइट जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें बताते हैं कि एग्जेजरेशन स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था, इसका मतलब होता है मुबालगा आराई, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आंसुओं का सैलाब आ जाए और आहों का एक तूफ़ान बर्पा हो जाए। तो लेकिन जॉन डन अपनी पोएम्स में आंसुओं का तूफ़ान और आहों का एक सैलाब, सॉरी आंसुओं का एक सैलाब और आहों का एक तूफ़ान भी बर्पा करते हुए नज़र आते हैं अपनी मुख्तलिफ पोएम्स में। तो यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी की आंखों से निकला हुआ जो पानी है या जो आंसू हैं वो एक सैलाब की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन ये एक क्या है, आपको मैंने बताया एग्जेजरेशन की टेक्निक है जो कि पोइट्स जो हैं वो बताते हैं, बना यूज़ करते हैं। दिस वर्ल्ड बाई वाटर सेंट फ्रॉम दी माई हेमन्स डिजॉल्व सो, और इस तरह से तेरे आंसू मेरे आंसू से के साथ मिलकर मेरी इस दुनिया को जो मेरे लिए जन्नत से कम नहीं है उसको बहा के साथ ले जाएंगे। यहाँ पे जॉन डन एक बार तीसरी स्टांजा में एक बार फिर जो है वो अपनी महबूबा से मुखातब होते हुए कहता हुआ कि वो मोर देन मून, कि तुम तो चांद से भी ज़्यादा अहमियत की हामिल हो। अब ये चांद से रिलेटेड एक जो कंपैरिजन है, मैंने आपको बताया ये चांद का जो हवाला और या फिर कंसीट जो जॉन डन ने इस्तेमाल किया है वो भी बहुत अनोखा है। और चांद के हवाले से स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब मून फुल होता है तो फुल मून को मून की रात को, या मून जब फुल अपनी जोबन पे होता है तो उस वक्त जो है वो समंदर के अंदर ऊंची ऊंची लहरें जो है वो पैदा करता है, टाइड्स पैदा करता है, वेव्स पैदा करता है। तो जॉन डन अपनी महबूबा को कहता है कि तुम तो चांद से भी बढ़कर हो, ओ मोर देन मून, यानी लिखा हुआ है आज चांद से भी ज़्यादा हसीन, यानी समुद्री लहरों को चांद से भी ज़्यादा ऊंचा करने वाली हसीना। यहाँ में से महावरतन हम जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका यही तर्जुमा बनेगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है शायर मुबालगा आराई से काम ले रहा है, यानी एग्जेजरेशन की टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। तो शायरी के अंदर इस तरह एग्जेजरेशन की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जो कि शोरा जो कि पोइट्स जो हैं वो करते हैं। ओ मोर देन मून, और चांद से ज़्यादा बढ़कर हो तुम, या चांद से बढ़कर, या चांद से भी ज़्यादा हसीन कह लें, या चांद से भी ज़्यादा कह लो कि लहरों को ऊंचाई बख्शने वाली हसीना, ऊंचा करने वाली हसीना। ड्रॉ नॉट, और यहाँ पे जॉन डन उनको मना करता है कि तुम्हारी हैसियत चूँकि चांद से भी ज़्यादा है, तो चांद तो अपनी जगह पे लहरों को समंदर पे उठाता ही है, लेकिन तुम उससे भी ज़्यादा हो, इसलिए तुम ड्रॉ नॉट अप सीज टू ड्राउन मी इन द स्पीयर। और कहता है कि ड्रॉ ना, तुम ना खींचो, तुम ना ड्रा करो, तुम ना ऊंचा करो द सी, समंदर को, टू ड्राउन मुझे डुबोने के लिए, इन द स्फीयर तुम्हारे मरकज़ में, यानी कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे मदार में, तुम्हारे सफ़ियर में आकर कहीं मैं डूब ना जाऊं। और कहता है कि वीप नॉट डेड, और रो रो कर मुझे मेरे लिए मौत का बायस ना भरो। वीप मी नॉट डेड, मना कर रहे हैं। और यहाँ पे इम्पेरेटिव मूड के अंदर ये वर्ब इस्तेमाल की गई है, हुक्मिया मूड के अंदर इस्तेमाल की गई है। वीप मी नॉट डेड, और कहता है रो रो के मेरे लिए मौत का सामान पैदा ना करो। इन दाई आर्म्स, के मैं तुम्हारे बाजुओं में मर जाऊं। बट फोर बियर, बल्कि रुक जाओ, बल्कि ठहर जाओ। टू टीच द सी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम समुद्र को सिखा दो। व्हाट इट मे डॉट टू सून, जो इसका मकसद है और उस मकसद को वो कहीं जल्दी पूरा करने पे ना उतर आए। जॉन डन यहाँ पे मान लेता है कि समंदर के अंदर जो जब लहरें पैदा होती हैं तो उससे जाहिर बात है कि तूफ़ान बर्पा होता है समंदर के अंदर, तो उससे उठान पैदा होता है, लहरें पैदा होती हैं, तो सैलाब आता है, पानी उछाल मारता है। तो जॉन डन यहाँ पे अपने महबूबा को मना करता है कि तुम तो ऐसा ना करो, कि तुम समंदर को ये ना टीच करो, ना सिखाओ, कहीं ऐसा ना हो तुमसे वो कुछ आइडिया ले ले, और जो उस समंदर का मकसद है वो डुबोने का, वो कहीं जल्दी वो इस अमर को मुकम्मल ना कर पाए। तो इस तरह जॉन डन कहता है कि लेट नॉट द विंड एग्जाम्पल फाइंडर, कहता ना ही हवाओं को तुम इस तरह का तुम अमल करोगे तो इससे हवाओं को भी एक एग्जाम्पल मिलेगी, एक मिसाल मिलेगी, एक वो भी कुछ सीख जाएंगे और यूँ मेरे लिए तूफ़ान का बायस बन जाएंगे, कि वो भी समंदर से मिसाल सीख लें, सफ़र से उतर कर वो मेरी तूफ़ानी राह मेरे लिए तूफ़ान का एक रास्ता अख्तियार कर ले, मेरे लिए तूफ़ानी बन जाए, मेरे लिए तूफ़ान जैसा बन जाए। तो ये कहता है कि उनको एग्जाम्पल ना दो
कहीं ऐसा ना हो कि वो माइंड जो है वो फाइंड कर ले, क्या एक एग्जाम्पल फाइंड कर ले और वो भी समंदर से सबक सीख के मेरे लिए रास्ते में यानी दौरान सफ़र जो है वो उसके लिए इस तरह का बायस बने। और कहता है कि डू मी मोर हार्म दैन इट पर्पज़, और इस सब सूरत में ये दैन है, THN दैन, ये दैन आपको पता कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। तो डू, ये डू ज़माने में डू के स्पेलिंग ऐसे ही थे। तो डू मी मोर हार्म, और वो मेरा ज़्यादा नुकसान कर दे, दैन इट पर्पज़, जितना ये आम तौर पे अमूमी तौर पे इनका मकसद होता है। यानी आम तौर पे तो ये इतने डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, इतने हार्मफुल नहीं होते, लेकिन यूँ इस तरह से अगर हम करेंगे तो इस तरह जो है वो तुम्हारी आँखों से या तुम्हारे आंसू के सैलाब से ये उनको एक और भी इशारा मिलेगा, और यूँ उनको एक तहरीक मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, और वो अपने अमूमी कह लो कि जो उनका मकसद होता है, अमूमी नुकसान जो करते हैं उससे बढ़ के कहीं नुकसान ना कर डाले मेरा। तो यहाँ पे जॉन डन जो खदशा जाहिर करते हैं उसे मना कर रहे हैं। सिंस दाओ आई साइस्ट वन अनदर ब्रीथ, और चूँकि तुम और मैं एक दूसरे में सांसें लेते हैं, यानी मेरी सांसें तुम में और तुम्हारी सांसें मुझ में, यानी हम एक दूसरे में समाये हुए हैं। हुएवर, ये हुएवर अलग से वर्ड है और ये साइस्ट अलग से वर्ड है, SIG साइस्ट। साइस्ट आहें भरना होता है, हुएवर साइस्ट मोस्ट, और वो जो ज़्यादा आहें भरता है इज़ क्रूअलेस्ट, हम में से ज़्यादा जालम है। क्योंकि कहता है कि आहों के ज़रिए तुम मुझे ज़ाया करती हो, और मैं आहूँ अगर आहें लूँगा तो तुम मुझ में चूँकि समाई हो, तो इसलिए मैं तुम्हें वेस्ट करूँगा। तो हम में से जो ज़्यादा आहें लेगा वो एक दूसरे को ज़्यादा जल्दी मौत का बायस बनेगा, इसलिए ज़्यादा आहें लेने वाला ज़्यादा बड़ा जालम है। whoever sighs most is cruelest and hates, और जल्दी हेस्ट होता है, हेस्ट जल्दबाजी करना आप जानते हैं, और जल्दी का बायस बनेगा दर्स डेट, दूसरे की मौत की। स्टूडेंट्स इसमें थोड़ी सी बहुत मिस्टेक्स कहीं ना कहीं रह जाती हैं, तो उसको मैं बहरहाल पैचअप करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें कुछ है मामलात समटाइम्स हो जाते हैं जिनको मैंने बहरहाल आपको एक्सप्लेन कर दिया है। होपफुली स्टूडेंट्स के हमारी आज की जो वीडियो है वो आपके लिए मुफीद साबित होगी, और आपको इस पोएम की कम से कम उर्दू अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प आउट होगा। नेक्स्ट जब मैं इसका क्रिटिकल एनालिसिस करूँगा तो उसमें आपके लिए मैं आपको और बेहतर अंदाज के साथ इसका क्रिटिकल एनालिसिस इंग्लिश में आपको मैं फ्राहम करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली कि आप इसे ज़रूर याद करेंगे, और इससे आप जो है पेपर की प्रिपरेशन में इसको आपको ये मुआवन भी साबित होगी। स्टूडेंट्स टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।